और पूरा का पूरा जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी में है। उत्तराखंड सेकेंड टाइम रिपीट कर गई, हरियाणा थर्ड टाइम रिपीट कर गई। इस सब के बावजूद आप देखो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आप रिपीट नहीं कर पाए, तो आपका राज कैसा था ये आप खुद असेसमेंट दीजिए। ये आपको खुद असेस करना पड़ेगा कि जब हर चीज भाजपा में ही है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने आपको क्यों बाहर का रास्ता दिखाया। आरडीजी में पूरे हिमाचल के अंदर थू-थू हो रही है इस पार्टी की। सबको पता है कि आरडीजी किसने काटी। 70,000 करोड़ आपके पास थे, आपने उनसे क्या किया। आपके टाइम पे मशीनें थी, डॉक्टर थे, मतलब पूरी तरफ मतलब एकदम हरियाली छाई हुई थी, और हमने आके ना जाके उठा के हमने कबाड़ में भेज दी। ऐसा थोड़ी हुआ है। नहीं, आप बोल रहे हो स्टाफ नहीं है। सर स्टाफ मैंने घर पे लगाया हुआ है, मतलब वहाँ पे मेरे खेतों को पानी देता है। सर स्टाफ पहले से नहीं था। जो है कॉमन परिवार से एक व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया, और इन्होंने ये देखा कि ये मुख्यमंत्री धीरे धीरे जो है ये पॉपुलर होना शुरू हो गया। इनकी सरकार को गिराने के लिए क्या किया, ऑपरेशन लोटस किया गया। ऑपरेशन लोटस में क्या हुआ कि वो औंधे मुंह गिरे। उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप सरकार भी नहीं गिरा सकते, अगर मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकते, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 2027 में दोबारा रिपीट कर ले। इसके बाद इन्होंने क्या कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से चोक करने का इन्होंने जो है वो फैसला ले लिया। दिल्ली डिसाइड करेगा कि मेरी रियाड़ी पंचायत के अंदर डंगा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। ट्रेड डील का आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिमाचल का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए और आकर 7-8 महीने पहले हमको 1500 करोड़ का एक पैकेज दे गए। आज तक उस पैकेज की फूटी कौड़ी नहीं आई। अब आप मेरे को ये बताइए, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। छोटी सी लाइन थी। मैं भी आपको ये बोलना चाहूंगा, जो हिमाचल से करे प्यार वो आरडीजी से कैसे करे इनकार। आप सोच के तो देखो। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज से कोई 2 दिन पहले माननीय सदस्य परमार जी ने एक सूचना दी थी यहाँ पर कि 28 राज्यों में से 20 राज्यों में जो है या तो भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार है। मुझे नहीं पता था, मतलब इतनी ज्यादा है। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि केंद्र के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके अलावा ये भी बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो 4 जो हमारे एमपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और पूरा का पूरा जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी में है। और हाँ जी, राज्यसभा की 2 और सर, और मैं आपको सपोर्ट में कहता हूं कि उत्तराखंड सेकेंड टाइम रिपीट कर गई, हरियाणा थर्ड टाइम रिपीट कर गई। इस सब के बावजूद आप देखो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आप रिपीट नहीं कर पाए, तो आपका राज कैसा था ये आप खुद असेसमेंट दीजिए। ये आपको खुद असेस करना पड़ेगा कि जब हर चीज भाजपा में ही है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लोगों ने आपको क्यों बाहर का रास्ता दिखाया। ये ना सर, गलती नहीं महसूस की। ये आप देखो, आप फिर खड़े हो गए आप सर। बेसिकली ये एक ऐसी सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार थी जिसके पास लगभग 47,000 करोड़ जो था वो आरजीडी का पैसा था, आरडीजी का। इनके पास लगभग 13,000 करोड़ जो था वो आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा था। लगभग 70,000 करोड़ का पैसा जो था इनके पास अतिरिक्त था, जो किसी भी सरकार के पास आज से पहले नहीं था। और एक और पॉइंट जो उन्होंने बोला कि मनमोहन सिंह जी ने आरडीजी कम दी, मोदी जी ने आए तो आरडीजी बढ़ा दी। तो आरडीजी, जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने आप बता ही दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब ये है कि जो मेरी इनकम है और जो मेरा खर्चा है उसके बीच का जो गैप है वो मैंने पैसा देना है। सर 1980-81 के अंदर हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू था वो था 212 करोड़, सिर्फ 212 करोड़, और जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो था 232 करोड़। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था 20 करोड़। तो उस टाइम के इंदिरा गांधी जी 10,000 करोड़ दे देती हमको। तो ये तो बोलने की कहानी है कि किसी भी फिगर को अगर भ्रामक तरीके से अगर दिखाया जाए तो बिल्कुल बहुत बड़ी लगती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। साहब 100 लोग मिलकर अगर 100 रुपया कमाते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में 1 रुपया आता है। अगर 10 लोग मिलकर 100 रुपया कमाते हैं तो हर व्यक्ति के हिस्से में 10 रुपए आते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? क्या बड़ा 100 रुपए वाला हुआ जो 100 वाला है या 10 वाला है? ये वही भ्रामक प्रचार है जो कि आप आरडीजी के बारे में किया, मतलब करने की कोशिश की जा रही है। आरडीजी में पूरे हिमाचल के अंदर थू-थू हो रही है इस पार्टी की। सबको पता है कि आरडीजी किसने काटी। पनगड़िया जी को तो आपने एक बेसिकली एक मोहरा बनाया हुआ है। आरडीजी काटने वाले जो है दिल्ली की गद्दी के ऊपर विराजमान है। जब हिमाचल की जनता को समझ आ गया कि आरडीजी इनकी वजह से घटी है, और यह बताना जरूरी इसलिए है सर कि यह बजट जो है ये किन परिस्थितियों में बना, उन परिस्थितियों को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। और ना केवल हमें जानना बल्कि हिमाचल की जनता को इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देनी है, वो जरूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा 70,000 करोड़ आपके पास थे, आपने उनसे क्या किया। आज आप बोलते हैं कि हमारे अस्पताल में क्या पट्टी नहीं है,
क्या उस टाइम पे जब आपकी सरकार थी वहां पे पट्टियां थी? आप ये बोलते हो कि आप रोबोटिक सर्जरी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? अरे कम से कम यहाँ पे सोच तो है वैसी कि रोबोटिक सर्जरी करनी है। इस सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ के अंदर, रूरल इकोनॉमी के अंदर और हमारी एग्रीकल्चर अपना एजुकेशन के अंदर ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स अगर आज से 5 साल 8 साल पहले अगर हो गए होते तो शायद आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। उसके बाद आप अभी बोल रहे थे कि हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में गए, वहां देखा कि एक्सरे नहीं चल रहा है, वहां देखा कि यही नहीं चल रहा है। सर 2022 से पहले वहां पे एक्सरे मशीन भी थी, वहां पे ईसीजी मशीन भी थी, सब कुछ था। फिर सुखू जी आए और उठा के ले गए उसको। नहीं सर, हम ले गए उठा के। आपके टाइम पे मशीनें थी, डॉक्टर थे, मतलब पूरी तरफ मतलब एकदम हरियाली छाई हुई थी, और हमने आके ना जाके उठा के हमने कबाड़ में भेज दी। ऐसा थोड़ी हुआ है। स्टाफ, हाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ के अंदर भी आप देखिए, क्या स्टाफ हमने आकर निकाल दिया? क्या हमने स्टाफ निकाल दिया? क्या हमने डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया? क्या हमने नर्सेज को उठाकर बाहर फेंका? बिल्कुल नहीं। आप देखिए हमने एडिशन की है। ये जो आपकी जो ये लेगेसी इश्यूज हैं, ये लेगेसी इश्यूज साहब आपके छोड़े हुए हैं, और आपके पास आज एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये जो फटी हुई अर्थव्यवस्था है उसको सीने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उसको सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा सर, स्टाफ मैंने घर पे लगाया हुआ है, मतलब वहां पे मेरे खेतों को पानी देता है। सर स्टाफ पहले से नहीं था। नहीं आप बोल रहे हो स्टाफ नहीं है। आप ये कह रहे हो कि स्टाफ नहीं है, तो मेरा भी ये आपसे पूछना है कि क्या 2022 के अंदर स्टाफ था? क्या 2022 के अंदर आपके पास एक्सरे मशीनें थी? क्या 2022 के अंदर आपकी लिफ्टें चल रही थी? क्या 2022 में रोबोटिक थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और क्या आपके आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6-6, 7-7 आपके पास एमडी डॉक्टर थे? बिल्कुल नहीं थे। आप सर यहाँ मतलब डिस्टर्ब मत करना प्लीज। वहां से नहीं बोलेंगे, ये आप अपनी सीट से बोल सकते हैं, वहां से नहीं बोल सकते आप। उसके अलावा सर हेल्थ के अलावा अगर आप देखिए, हम एजुकेशन के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। हम एजुकेशन के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि आपने एजुकेशन में क्या कर दिया। मेरा इनसे सवाल वही है कि एजुकेशन के अंदर क्या हिमाचल बोर्ड में जो है बच्चों की बढ़ोतरी हो रही थी आपके समय में? क्या नेशनल रैंकिंग में हमारी जो स्कूल्स हैं वो किस श्रेणी पे थे आपके समय में? क्या, हाँ जी, 21वें स्थान पे पहुंच गए थे हम नैस के सर्वे में आपके टाइम पे। और उसके बाद आप अगर आप ये देखिए कि क्या आपने किसी भी प्रोडक्ट में एमएसपी दिया? क्या आपने कनक के ऊपर एमएसपी दिया? क्या आपने हल्दी के ऊपर एमएसपी दिया? एक प्रोडक्ट बताइए जहां जिसके ऊपर आपने एमएसपी दिया हो। और आप बातें हमको कर रहे हो कि आपने एमएसपी दे दिया, 90 रुपए कम है, 60 रुपए कम है। अरे आपके शून्य से तो बेटर ही है। मतलब जो चीज आपने सोची भी नहीं, अगर वो लिमिटेड सीमित साधनों में अगर हम कर रहे हैं तो आपको उसमें समस्या आ रही है। अब इसमें सर पूरी की पूरी कहानी ऐसी हुई कि 2022 के अंदर जब हमारी सरकार आई, उसके बाद हुआ क्या कि एक जो है कॉमन परिवार से एक व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया, और इन्होंने ये देखा कि ये मुख्यमंत्री धीरे धीरे जो है पॉपुलर होना शुरू हो गया। 2023 के अंदर आपकी आपदा आई। उस आपदा में हमको कोई सहायता नहीं मिली। जब आपदा आई हुई थी, पूरा का पूरा अपने रिसोर्सेज के साथ मुख्यमंत्री महोदय ने, बाकी सारे मंत्रिमंडल ने उस आपदा से निपटने की कोशिश की। जब इन्होंने ये देखा कि आपदा से निपटते जो है पॉपुलैरिटी मुख्यमंत्री की बढ़ रही है, इनके दिमाग में जो है और मतलब कौतूहल बढ़ा कि अब क्या करें। फिर जब ये देखा कि सारे चोर दरवाजे जो है बंद किए जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि इनको अगर वैसे नहीं रोक सकते तो इनकी सरकार को गिरा दो। इनकी सरकार को गिराने के लिए क्या किया? ऑपरेशन लोटस किया गया। ऑपरेशन लोटस में क्या हुआ कि वो औंधे मुंह गिरे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बार दोबारा जनाधार की जो है वो परीक्षण हुआ। उसमें लोगों ने क्या किया कि पिछली बार तो कांग्रेस को टिकट जो था जिता के उन्होंने वापस भेजा। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री की पॉलिसीज और मुख्यमंत्री ने जो काम किए थे 2 साल में, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाकर हमको वापस दोबारा से 40 की 40 सीटों पर लाके वापस भेजा। सर अब देखिए, अब इससे कहानी अब शुरू होती है। कहानी कहां शुरू होती है कि अगर आप सरकार भी नहीं गिरा सकते, अगर मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकते, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 2027 में दोबारा रिपीट कर ले। इसके बाद इन्होंने क्या कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से चोक करने का इन्होंने एक जो है वो फैसला ले लिया। चाहे आप 16th फाइनेंस कमीशन की बात कीजिए या जिस भी आप उसकी बात कीजिए, एक डिसीजन जो है ये हिमाचल प्रदेश के विरोध में जो है ये केंद्र सरकार जो है आज तक लेती आई है। सबसे पहले सर मनरेगा की बात मैं करूंगा दोबारा से। मनरेगा ये कहते हैं सिर्फ नाम बदला है। सर मनरेगा का नाम नहीं बदला, मनरेगा की आत्मा को, मनरेगा के शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया है इन्होंने। वो कैसे
कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 6,000 करोड़ हम ड्रॉ करते थे केंद्र सरकार से हर साल अपने गांव के विकास के लिए, और उस विकास का जो निर्धारण था वो निर्धारण करता था हमारे गांव का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति। राधे श्याम ये बोलता था कि मुझे अपनी जो है 15 मीटर की सड़क जो है मैंने पक्की करवानी है, वो जाकर आम जलास में जाकर वो अपना प्रस्ताव रखता था। उस प्रस्ताव का जो है फिर शेल्फ कोड बनता था, शेल्फ कोड बनने के बाद ब्लॉक से उसको ऑथराइजेशन मिलती थी और उसका काम का एग्जीक्यूशन मनरेगा के थ्रू हो जाता था। अब क्या है कि आम जलास या ग्राम सभा की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब अब ग्राम पंचायत डिसाइड नहीं करेगी कि आपके ग्राम में क्या काम होगा। तो बताइए पंचायती राज का इसमें रोल क्या रह गया? दिल्ली में बैठे हुए लोग ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। दिल्ली से डिक्टेट होगा, दिल्ली से डिक्टेट होगा, ये दिल्ली से डिक्टेट होगा, दिल्ली से डिक्टेट होगा। प्लीज नो डिस्टर्बेंस, प्लीज नो डिस्टर्बेंस। अगर है तो आप बताइए। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। यू शो मी दी एसओपी, आप एसओपी दिखाइए मेरे को। अगर आप ये बोल रहे हैं मैं नो डिस्टर्बेंस प्लीज, जब आपने बोलना होगा तो जवाब दे देना इसका। When there is no SOP, my assumption is the right assumption. अगर इनके पास SOP है तो पेश करें यहां पर। सो दिल्ली डिसाइड करेगा कि मेरी रियाड़ी पंचायत के अंदर डंगा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? फिर कहते हैं कि हमने तो सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। इसके बाद सर इनका एक और मानना है कि हम 90-10 स्टेट हैं। 90-10 स्टेट का मतलब यह है 6,000 करोड़ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आज उस 6,000 करोड़ को ड्रॉ करने के मुझे फूटी कौड़ी नहीं देनी पड़ती। 90-10 स्टेट का मतलब यह है वो 6,000 करोड़ ड्रॉ करने के लिए मुझे 600 करोड़ लाना पड़ेगा। हम कहां से लेके आएंगे आप बताइए? तो मनरेगा ऑटोमेटिकली नाम चेंज होने के बाद खत्म हुई कि नहीं हुई? आप कैसे बोल रहे हैं मनरेगा का सिर्फ नाम चेंज हुआ है? आपने पूरा का पूरा 70-30 नहीं था सर, जीरो है मनरेगा में। जीरो के ऊपर हम वो लेते हैं, जीरो आप चेक कर लीजिए। मंत्री महोदय बैठे हैं, ही विल रिप्लाई टू दैट। वी डोंट पे एनीथिंग फॉर इट, वी डोंट पे एनीथिंग फॉर इट। बोलिए। और ये मनरेगा के बाद सर, मनरेगा के बाद उसके बाद क्या हुआ जी? ये फाइनेंशियल चोकिंग, क्योंकि 90% हिमाचल प्रदेश की आबादी जो है वो गांव में बसती है, मनरेगा के ऊपर निर्भर है, और मनरेगा इन्होंने बंद कर दी। सेकंड चीज उन्होंने बंद की, ये कहते हैं आरडीजी बंद हुई। सर सिर्फ आरडीजी बंद नहीं हुई है, मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल ग्रांट्स में 6 प्रकार की ग्रांट्स आती थी: डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल एंड लोकल बॉडी, अर्बन बॉडी, रेवेन्यू डेफिसिट, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक। 16th फाइनेंस कमीशन हैज शट डाउन 3 रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद। 6,000-7,000 करोड़ हमारा साल का बंद हो गया। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स जो कि कभी पावर में आती थी, कभी वाटरवेज के लिए आती थी, कभी किसी के लिए आती थी, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स इन 16th फाइनेंस कमीशन बंद हो गई हैं। और तीसरा स्टेट स्पेसिफिक जो ग्रांट्स हैं वो भी बंद हो गई हैं। तो सिर्फ आरडीजी बंद नहीं हुआ, वो आप अगर देखिए फाइन प्रिंट के अंदर 6 में से 3 ग्रांट्स जो हैं ये बंद जो है वो कर दी गई हैं। फाइनेंशियल चोकिंग ऑफ स्टेट्स विच डू नॉट केटर टू देयर आइडियोलॉजी, और उसमें हिमाचल प्रदेश एक अगली नंबर की जो है वो स्टेट जो है उभर के आती है। दूसरी चीज सर ट्रेड डील। अब ये ट्रेड डील जो है, ट्रेड डील में मतलब हमारे मतलब अब ये बोलेंगे कि नहीं ऐसा बात नहीं है। ट्रेड डील के अंदर यूएसए के साथ जो ट्रेड डील हुई है, न्यूजीलैंड के साथ जो ट्रेड डील हुई है, यूरोप के साथ जो ट्रेड डील हुई है, सीधा खमियाजा हिमाचल प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो एप्पल है, एप्पल का ट्रेड टैरिफ, नॉन ट्रेड टैरिफ, दोनों के दोनों बैरियर्स को हटा दिया गया है। आप बोलिए कि नहीं है? आप बताइए, ये तो लिखा हुआ है वहां पर, बोथ द बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड। नाउ दैट मीन्स वॉशिंगटन एप्पल 40 रुपए का जो है वो रोडू में या आपके जो भी मेन मंडीज है वहां पे लैंड कर जाएगा। आपके किसान का जो आपके नहीं है। प्लीज हाँ, कोई इंटरप्ट ना करे प्लीज, जब आपका समय आएगा तो जवाब दे देना। माय लिमिटेड पॉइंट ट्रेड डील का आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं? अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिमाचल का विरोध करते हैं। 5,000 करोड़ का हमारा सेब का, 5,000 करोड़ का मेरा सेब का जो व्यापार है, यह है सिर्फ रिसीट। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मनी को अगर मैं इसमें लेके चलता हूं, 2,90,000 करोड़ का मेरा जीएसडीपी है। अगर 1 रुपया 5 बार भी अगर टर्न होता है, तो अगर 5,000 करोड़ सेब के जो है व्यापारी के पास आया या किसान के पास आया, उसका उसने टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन वाले ने उसकी फीस दी, फीस वाले ने उसको आगे दिया, फिर फाइनली बैंक में चला गया। अगर मैं 5 ट्रांजैक्शंस लेके चलता हूं, 25 से 30,000 करोड़ ऑफ माय जीएसडीपी आउट ऑफ दी ओवरऑल 290 इज डिपेंडेंट ऑन एप्पल, जो कि केंद्र सरकार की इस हरकत ने उसको जो है खतरे पे डाल दिया। यस सर, नीति हरकत नहीं। थर्ड थिंग आपकी आती है सर, हमारा जो 1600 करोड़ की लेंडिंग लिमिट, हमने क्या किया? हमारे से गुनाह ये हो गया कि हमने ये सोचा कि हमारे कर्मचारी जो हैं
वो बुढ़ापे में डिग्निफाइड अपनी जिंदगी जिए। उसके लिए जैसे ही हमने ओपीएस जो है मुख्यमंत्री महोदय ने पहली कैबिनेट में लॉन्च की, उसके अगले साल पता चला कि 1600 करोड़ की लेंडिंग लिमिट हमारी जो वो काट दी गई है। ये वो प्रदेश है जो 2 बार हम आपदा से जूझे हैं, और 2 बार आपदा से जूझने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पर आए और आकर 7-8 महीने पहले हमको 1500 करोड़ का एक पैकेज दे गए। आज तक उस पैकेज की फूटी कौड़ी नहीं आई। अब आप मेरे को यह बताइए कि इस हमारे भारत देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर अपने मुंह से अनाउंस करके गए और उसके बाद अगर वो पैसा नहीं दे रहे, तो ये क्या मैलाफाइड मैल इंटेंशन वाली बात है कि नहीं है? या आप ये बोल रहे हो कि नहीं उन्होंने बोला होगा, शायद भूल गए होंगे? ये तो बोलने वाली बात है। और देखिए ना, आप देखिए, इतना आप चीखते हैं, इतना आप चिल्लाते हैं, इतना मीडिया में जाते हैं, इन 4 पॉइंट पे बोलिए ना। ये 4 पॉइंट हिमाचल हित की बात है। ये 4 पॉइंट वो पॉइंट है जिनमें अगर आप बोलेंगे तो आपकी मान, आपका गरिमा, आपका जो है ये प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन आप इन पे नहीं बोलेंगे, आप इन पे नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन आप उस गलत के समर्थन कर रहे हैं, और वो भी मौन रहकर। आप देखिए, जब यहां पर सर, जब प्राकृतिक आपदा के टाइम पे जब हमने उसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने का जो हमने वो प्रपोजल लेके आए थे, ये वॉकआउट कर गए। इस बार आरडीजी को लेकर जब हमने इसके बारे में बात करी, ये फिर चुपचाप बैठ के मौन रहे। तो मेरा प्रश्न तो सिर्फ इतना ही है कि जो सर, जब प्रेशर कुकर लेने आए थे ना जी, प्रेशर कुकर लेने आए थे तो लोग उनको खरीदते नहीं थे कि ये फट जाते हैं। फिर प्रेस्टीज प्रेशर कुकर आया, उन्होंने बोला कि हमारे इसमें स्पेशल गैस्केट है, ये हमारा कुकर फटेगा नहीं। वो एक ऐड लेके आए और उस ऐड पे एक छोटी सी चीज उन्होंने बोली, और उसके बाद ये प्रेस्टीज प्रेशर कुकर ने हॉकिंस को बड़ी उससे मतलब मार्केट शेयर गेन कर लिया था। वो ये था, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। छोटी सी लाइन थी। मैं भी आपको यही बोलना चाहूंगा, जो हिमाचल से करे प्यार वो आरडीजी से कैसे करे इनकार। आप सोच के तो देखो, आरडीजी हमारे हक हलाल की कमाई है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू मेरा कम ही रहेगा, खर्चा मेरा ज्यादा ही रहेगा, लेकिन अगर इसके बीच में जो एक हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक क्वेश्चन दिया था, अगर केंद्र सरकार उसको बंद कर रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो इतना आभास तो आपको भी हो गया होगा कि 2027 में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा। अब बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आपने अपने ऊपर ही लगा लिया है।